दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल में पटवारी का टेस्ट निकला हुआ है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये भर्ती आई है। अब दोस्तों, पटवारी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और स्पेशली हिमाचल के जो करंट अफेयर्स हैं, वो काफ़ी उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, काफ़ी कम हैं। तो अब मैं इन वीडियोस में कुछ नेशनल लेवल के, कुछ इंटरनेशनल लेवल के और आधे क्वेश्चंस जो होंगे वो हिमाचल के करंट अफेयर्स पर मैं लेके आता हूं। ठीक है, सो आई होप इस चीज का फायदा आपको मिलेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आप करंट अफेयर्स भी जरूर कर रहे होंगे। यदि यदि आपके दिमाग में कोई भी एक ऐसा करंट अफेयर है जो यहाँ मेंशन नहीं होता, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कि जो 20 प्रश्न मैं आज आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स पे हैं, उनमें से कितने प्रश्न आपके ठीक होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। और आपका पहला प्रश्न जो है ये रहा आपके सामने। राजस्थान की किस झील को हाल ही में 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी सिलीसेड झील, ऑप्शन सी पिछोला झील या ऑप्शन डी फतेह सागर झील। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको बताना है राजस्थान की किस झील को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सिलीसेड झील। दोस्तों, ये जो सिलीसेड झील है ये राजस्थान में है और हाल ही में इसको रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है, जब सिलीसेड झील को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया, उसी दौरान कोपरा जलाशय, कोपरा रिजर्वायर को भी रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, अब भारत में कुल 96 रामसर वेटलैंड्स हो चुके हैं। क्लियर? हाल ही में अगर देखा होगा रिसेंटली कुछ टाइम से रामसर वेटलैंड्स की संख्या जो भारत में बढ़ रही है वो एकदम तेजी से बढ़ रही है। क्लियर? इसके अलावा राजस्थान से ही अगर हम बात करें, मेनार और खिचन वेटलैंड, ये भी रामसर वेटलैंड है। क्लियर है? तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है कि सिलीसेड झील जो है ये राजस्थान में है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कोपरा कोपरा रिजर्वायर यानी कोपरा जलाशय ये किस स्टेट में है? क्लियर? यहां पे कुछ प्रश्न और भी निकल के आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न ये आता है कि रामसर शहर ये किस देश में है? तो दोस्तों, ये ईरान में स्थित है। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता है, हम इंटरनेशनल वेटलैंड डे 2 फैब को हर वर्ष मनाते हैं, 2 फैब को। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2 फैब 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन हुई थी, जहां पे विलुप्त हो रहे पक्षियों के को संरक्षण देने के लिए ये मीटिंग की गई थी और यहाँ पे एक चार्टर बनाया गया था। क्लियर? सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये याद करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 102, 102, बी ऑप्शन 105वां, ऑप्शन सी 107वां या ऑप्शन डी 111वां। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, 102वां। ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ जो एक संस्था है, वो हर वर्ष सूचकांक तैयार करता है भूख भूख का। ठीक है, हंगर इंडेक्स, जिसमें भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। क्लियर? अब क्योंकि यहाँ पे टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो टीसीएस ना केवल वो रैंक पूछता है बल्कि स्कोर भी पूछता है। ठीक है, स्कोर भी पूछता है। तो भारत का स्कोर जो है 25.8 है। ठीक है, और ये एक गंभीर कैटेगरी में आता है। क्लियर? यहां पे सरकार ये क्लेम करती है कि हम 80 से 84 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उसके बाद भी हालात जो है वो डेंजरस कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम पिछली बार की बात करें, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, पिछली बार की बात करें तो भारत का जो स्कोर था 2024 में वो 27.3 था। तो रैंक हमारा 127वां था, सॉरी 127 देशों में हमारा रैंक जो था वो 105वां था। डन? तो अब जो है कुछ सुधार हुआ है। क्लियर? मेरी आप सभी स्टूडेंट्स को एक एडवाइस है कि इंटरनेशनल जितने भी इंडाइसिस हैं आप उनको जरूर याद करके जाइएगा। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश पटवारी टेस्ट सीरीज का तीसरी सीरीज है ये, आज तीसरा वीडियो बना रहा हूं। और तीसरा प्रश्न है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए यूरिको कोइके, ऑप्शन बी साने ताकाइची, ऑप्शन सी सेइको नोडा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड का समय आपके पास है आंसर मार्क करने के लिए। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। चेक कीजिए, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, साने ताकाइची। दोस्तों, जापान के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि किसी महिला को प्रधानमंत्री चुना गया है। डन? यह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष हैं और वर्तमान में ये बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फिनलैंड, या ऑप्शन डी नॉर्वे। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश, 32nd मेंबर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं नाटो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कुछ और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। चेक कीजिए, ये है ऑप्शन बी स्वीडन। स्वीडन जो है लेटेस्ट मेंबर है नाटो का। डन? अब यहां पे मेरा एक प्रश्न है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। चलिए, पांचवा प्रश्न भी जो है वो नाटो से ही रिलेटेड है। पांचवा प्रश्न है, जून 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जून 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए द हेग, ऑप्शन बी ब्रसल्स, ऑप्शन सी वॉशिंगटन, या ऑप्शन डी लंदन। दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया
जो नाटो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है। देश, इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 32 हैं। अब प्रश्न ये है कि 2025 में मीटिंग कहाँ हुई। तो आई होप अभी तक आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। राइट ऑप्शन इज द हेग। जून 2025 में नाटो का जो शिखर सम्मेलन है ये द हेग में हुआ, और द हेग जो है वो नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हेग है वो नीदरलैंड का शहर है, और नीदरलैंड ने पहली बार जो मीटिंग है नाटो की वो आयोजित की है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये मीटिंग काफी चर्चा में रही थी। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ मीटिंग में उन्होंने सभी देशों को अपना जो रक्षा बजट है वो 5% तक बढ़ाने के लिए बात की थी। ठीक है। और अगर हम बात करें एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की कि नाटो के जो नए महासचिव बने हैं वो कौन है, तो मार्क रूटे है, ये नीदरलैंड्स के ही। ठीक है। तो जनरल सेक्रेटरी पूछा जा सकता है, यहाँ पे मीटिंग प्लेस पूछा जा सकता है, नाटो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, और इसके बाद ये जो मीटिंग हुई है, यहाँ जो मीटिंग हुई है तो यहाँ जो प्रपोजल रखा गया है वो क्या रखा गया है। ठीक है। तो 5% तक रक्षा बजट बढ़ाना है। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा छठा प्रश्न है, ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की। ग्लोबल स्पेक्स 2030 की पहल किसने शुरू की। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन डी गूगल। ग्लोबल स्पेक्स 2030। तो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। क्वेश्चन छोटा सा है। तो दोस्तों ये है पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। अब जैसा आपको यहाँ से स्पेक्स यहाँ से शुरू हो रहा होगा, हालांकि यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका जो कंसर्न है ये भी पूछा जा सकता है कि किसके साथ है। तो इसका संबंध जो है आंखों के साथ है। ठीक है। यानी चश्मा, और उसके बाद जो मोतियाबिंद होता है उसमें सर्जरी। तो यहाँ पे उन लोगों को अच्छी और गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल मिले, तो इसके लिए डाटा इकट्ठा करने का काम जो है और इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम जो है वो एक टारगेट लिया गया है 2030 तक का। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। पहला कर्तव्य पथ, ऑप्शन बी सेवा तीर्थ, ऑप्शन सी लोक कल्याण भवन, या ऑप्शन डी राष्ट्र सेवा केंद्र। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है, ये आपका प्रश्न है। तो आपने आंसर मार्क कर लिया हो, काफी चर्चा में भी थी ये खबर। तो दोस्तों ये है राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सेवा तीर्थ। डन। तो जो PMO है अब इसका जो नया नाम है वो सेवा तीर्थ है। इसके अलावा जितने भी राजभवन हैं, ठीक है, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, और राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास किया जा रहा है। ठीक। तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ली। ऑप्शन ए हीरालाल समारिया, ऑप्शन बी राजकुमार गोयल, ऑप्शन सी यशवर्धन कुमार सिन्हा, या ऑप्शन डी बिमल जुल्का। 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त।
तो आई होप अभी तक आपने प्रश्न को मार्क कर लिया होगा। देखिए, क्रॉस चेक करें। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राजकुमार गोयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और इस बार राजकुमार गोयल जी को शपथ दिलाई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो आई होप दोस्तों अभी तक 8 प्रश्न हुए हैं और मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 8 के ही 8 ठीक हुए होंगे। एंड आई ऑल्सो विश कि आपके सभी के सभी ठीक हों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। 100 है, 110वीं है, 128वीं है या 150वीं। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक। तो आई होप ये आपको पता होगा। तो भारत का जो रैंक है वो 128वां है। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। स्कोर अगेन 176 देशों में भारत का जो रैंक है वो 128वां है और भारत का जो स्कोर है वो 53.0 यानी एब्सोल्यूट 53 है। क्लियर। और वहीं अगर हम एशिया ओशियाना एरिया में देखें तो यहां 39 देशों में 26वें स्थान पर है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2025 जो कि बैडमिंटन से है, एक टेनिस में भी होता है। ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही है बैडमिंटन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? ऑप्शन जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन बी यूशी तनाका, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन या ऑप्शन डी चाउ टेन। दोस्तों, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस में होता है और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में होता है। तो 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आई होप अभी तक अपने अपने आंसर आपने मार्क कर दिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी जापान के यूशी तनाका पर विजय हासिल की है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उभरते हुए खिलाड़ी हैं भारत के लक्ष्य सेन। तो दोस्तों यहां हमने अपना आधा सफर तय कर लिया है। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश पटवारी टेस्ट सीरीज की सीरीज तीसरा आज वीडियो में बना रहा हूं। डन। सो चलिए, आई होप अभी तक आपके आंसर ठीक हुए होंगे। बढ़ते हैं, यहां से शुरू हो जाएगा हमारा हिमाचल का पोर्शन। तो हिमाचल के पोर्शन के लिए ये देखिए पहला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में हिमाचल प्रदेश के किस नगर परिषद को प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? ऑप्शन आपके सामने है। नदौन नगर परिषद, ठियोग नगर परिषद, शिमला नगर निगम या धर्मशाला नगर निगम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में। दोस्तों ये यहां जरूरी नहीं है कि यहां नगर परिषद लिखा हो, तो वो किसी भी प्लेस, किस जगह भी बोल सकता है। किस जगह को, किस टाउन को, किस कस्बे को, तो इंटरप्रिटेशन किसी भी तरह से हो सकती है। तो आई होप अभी तक अपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों यह है ठियोग नगर परिषद। ठीक है, ठियोग को 2024-25 में, और यहाँ पे श्रेणी भी होती है। श्रेणियां जो है वो 20,000 से कम आबादी वाली श्रेणी में। ठीक है, जो ठियोग है इसको हिमाचल प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नदौन जो है दूसरे स्थान पर रहा है और शिमला जो है तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों शिमला की रैंकिंग में गिरावट आई है
और नेशनल लेवल पर ये 300 से पहले जो 300 स्वच्छ शहर हैं उससे बाहर हो चुका है। क्लियर? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। डन? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया गया था? रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति या ऑप्शन डी कुल्लू। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024-25 की बात हो रही है। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया है। तो ये है दोस्तों शिमला। एशियन रिवर राफ्टिंग जो है वो एग्जैक्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो शिमला के सुन्नी में इसका आयोजन किया गया। और आपको पता है सुन्नी जो जगह है वो सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन डिस्ट्रिक्ट शिमला में किया गया। यदि पर्टिकुलर जगह पूछ ली गई तो वो सुन्नी ना। सो ये जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन यहाँ पे किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। और हमारा 13वां प्रश्न है, ई परिवार पोर्टल किस हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे ई परिवार पोर्टल हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग की एक प्रमुख डिजिटल पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऑप्शन बी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी विभाग या ऑप्शन डी पर्यटन विभाग। ई परिवार पोर्टल। तो देखते हैं प्रश्न का आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग। दोस्तों ये जो पोर्टल है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसे रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने इसको बनाया है। अब इसका फायदा क्या है? यहाँ पे जितने भी अगर कोई भी इस पोर्टल पर रजिस्टर करता है तो उसको जो हिमाचल प्रदेश की सुविधाएं हैं, ठीक है, उसकी जो डिजिटलाइजेशन है वो किया जाएगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, और वहीं अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ई परिवार पोर्टल जो है ये किस योजना का हिस्सा है, तो दोस्तों ये है हिस्सा हिम परिवार का एक हिस्सा है। ठीक है, और हिम परिवार जो है पोर्टल वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है। क्लियर? अब यहां पे इस चीज का फायदा क्या होगा? अगर आपको परिवार की नकल चाहिए, ठीक है, आपको कोई भी ऐसी सुख सुविधा चाहिए जो आप घर बैठे बैठे उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरा ये मानना है ये जो पोर्टल है काफी अच्छी एक पहल है हिमाचल प्रदेश सरकार की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट नक्शा उसमें लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी कांगड़ा या ऑप्शन डी हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट नक्शा लॉन्च किया है? दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिए होंगे। तो दोस्तों ये है कांगड़ा। ठीक है, पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांगड़ा है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें जगह की तो पालमपुर में। ठीक है, अब ये जो नक्शा जो है ये केंद्र सरकार की एक योजना है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो नक्शा की फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेशियल
नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन, यहाँ पे हैबिटेशन आना था, ठीक है, हैबिटेशन योजना जो है ये भारत की केंद्र सरकार की योजना है। अब इसका जो मुख्य एम है, ठीक है, वो क्या है, जो शहर में लोगों की जमीन है उसको डिजिटलाइज करना है, ठीक है, और ड्रोन के माध्यम से उसके जो मैप हैं वो बनाए जाएंगे ताकि जमीन संबंधी जितने भी झगड़े होते हैं उनमें उनको कम किया जा सके और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, ठीक है। यहां ड्रोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, और इसका लाभ क्या होगा, भूमि प्रशासन में सुधार होगा, बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता मिलेगी और आपदा प्रबंधन विभाग के लिए तैयारी के लिए काफी यहां पे समय मिलेगा। डन। सो ये जो नक्शा है, जैसा आप सभी ने जान लिया है कि ये केंद्र सरकार की स्कीम है और हिमाचल में पायलट प्रोजेक्ट, पूरे इंडिया में पायलट प्रोजेक्ट चला हुआ है, उसमें हिमाचल का पालमपुर जो है यहाँ पे इसको लागू किया जा रहा है। तो पायलट प्रोजेक्ट में पालमपुर आया है, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया गया तो ये कांगड़ा। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न वार्षिक जल पक्षी जनगणना में हिमाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों के आगमन में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। हाल ही में संपन्न वार्षिक जल पक्षी जनगणना में हिमाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में प्रवासी पक्षियों के आगमन पर वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी पौंग झील, ऑप्शन सी रेणुका झील या ऑप्शन डी सभी। ठीक है दोस्तों, काफी चर्चा में रहा था ये, अखबार में भी काफी इस पे आर्टिकल्स छपे। देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पौंग झील, ठीक है। हिमाचल का जो पौंग झील है जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, ठीक है, कांगड़ा में, यहाँ पे असामान्य रूप से पक्षियों के आगमन में वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें 1997 प्रजातियां, ठीक है, 97 जो वैरायटीज हैं पक्षियों की, उसके 1,53,719 पक्षियों की गिनती की गई है। डन। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें जो टोटल 97 वैरायटीज हैं, इसमें से 55 जो वैरायटीज हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं, प्रवासी पक्षी, ठीक है, और इनकी संख्या जो है 1,44,371 थी। डन। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पे आपको झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, अगर जिला पूछ लिया गया है तो कांगड़ा, अगर एग्जैक्ट झील पूछ ली गई तो पौंग झील है। पक्षियों की संख्या टोटल अगर पूछ ली गई वैरायटी तो 97, टोटल पूछ लिया गया 1,53,719, या माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी यहां से एक अलग प्रश्न बन सकता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स में 55 अलग अलग प्रजातियां थी और उनकी संख्या 1,44,371। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फीफा मानक का फुटबॉल मैदान स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी कांगड़ा या ऑप्शन डी हमीरपुर। ठीक है, जहां पे बात फीफा मानक की हो रही है तो यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल मैदान स्थापित किया जाएगा। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कांगड़ा। ठीक है, एग्जैक्ट प्लेस की अगर हम बात करें तो धर्मशाला में। ठीक है, यहां पे
फुटबॉल मैदान जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया जा रहा है, जहां पे मैदान का आकार जो है वो 90 बाई 45 मीटर से बढ़ाकर 107 बाई 70 मीटर किया जाएगा। इसमें 5000 दर्शकों को बैठने की सुविधा दी जाएगी और खिलाड़ियों के लिए मॉडर्न ड्रेसिंग रूम बनाए जाएंगे। ठीक है, इस परियोजना के लिए 10.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक स्कीम है, क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म जो है, कांगड़ा जो है उसको टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है, तो ये उसके अनुरूप भी एक पहल है। ठीक है, तो यहाँ जो धौलाधार का बैकग्राउंड है वह उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया जा रहा है, जो टूरिज्म को अल्टीमेटली बढ़ावा देगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां क्वेश्चन, 17वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, चंबा, मंडी, नालागढ़, नाहन। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों चलिए देखते हैं राइट आंसर, ऑप्शन सी नालागढ़। हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ तहसील में, जगह का नाम है दभोटा, जगह का नाम है दभोटा, यहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जो होगी ये 1 मेगावाट की होगी और ये उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का संयंत्र है। ठीक है जी, तो यहां पे क्योंकि ग्रीन हिमाचल भी बनाना है तो उसके लिए ये सरकार की पहल है। तो दभोटा में पहला हिमाचल का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस के लेखक कौन हैं? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, ऑप्शन ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी डॉक्टर वाई.एस. परमार, ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद या ऑप्शन डी दलाई लामा। ये जो किताब है काफी इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में इसको प्रकाशित किया गया है। तो आई होप आपने अपना अपना आंसर मार्क कर दिया होगा, तो चेक कीजिए। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी दलाई लामा। ये जो दोस्तों किताब है वॉइस ऑफ द वॉइस, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये दलाई लामा जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखे हैं तिब्बत से लेके वर्तमान में मैक्लोडगंज तक के। ठीक है, जहां उन्होंने चीन के शासन पर तीखी प्रतिक्रिया लिखी है, दी है। ठीक है, और इसी बुक में जो माइग्रेशन हुआ था, क्योंकि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था, तो दलाई लामा को वहां तिब्बत छोड़ना पड़ा था और फिर तिब्बत से ये भारत में आए। ठीक है, 1959 में। तो 1959 में ये भारत की सबसे बड़ी जो मोनेस्ट्री है त्वांग, अरुणाचल प्रदेश में त्वांग में रहे थे। 1960 में इनको हिमाचल में स्थानांतरित किया गया, तो 1960 से ये मैक्लोडगंज में है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि दलाई लामा किस वर्ष से हिमाचल में रह रहे हैं। तो 1959 में भारत में आए थे, तो भारत में से क्वेश्चन पूछा गया, तो 1959। वहीं अगर हम बात करें कि हिमाचल में, तो 1960। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें चाइना ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, क्योंकि उनका जो दलाई लामा के अगेंस्ट वो हमेशा ही रहते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों 18 प्रश्न हो चुके हैं, 19वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप इसी तरह के प्रश्न आप देखना चाहते हैं और इस पर डिटेल में स्टडी आप चाहते हैं और ऑफलाइन
ऑफलाइन क्लास लगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो सेंटर है वो होटल सुविधा पैलेस के बिल्कुल सामने है, ठीक है। और क्लास में हम हर एक चीज को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, हम पहुंच चुके हैं 19वें प्रश्न की पड़ाव की ओर। और 19वां प्रश्न है, भारत का अपनी तरह का पहला स्टीविया संस्करण संयंत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है? भारत का अपनी तरह का पहला स्टीविया प्लांट हिमाचल के किस जिले में शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी हमीरपुर। दोस्तों स्टीविया एक प्लांट होता है, ठीक है। तो उसमें स्वीटनर पे ये एक प्लांट लगने जा रहा है, रादर लग चुका है। तो दोस्तों ये है ऊना में, ठीक है। ये इंडिया का अपनी तरह का पहला प्लांट है, ठीक है। और ये जिला ऊना, गांव का नाम सिंगा जो है यहां पे लगने जा रहा है। कंपनी जहां पे इसको बनाया जाएगा वो प्लांट है आरजे सेंट्स, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, स्टीविया से स्वीटनर को निकालने का, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में जो वो स्वीटनर लेते हैं तो क्या है, तो केमिकल है वो सैक्रिन की अगर हम बात करें तो सैक्रिन जो है वो उनके साइड इफेक्ट है। लेकिन ये जो स्टीविया जो है वो बिल्कुल नेचुरल है। तो यहाँ पे CSIR और IHBT जिनका हेडक्वार्टर जो है हिमाचल के पालमपुर में स्थित है, तो इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है जहां पे जो सूखी हुई स्टीविया की पत्तियां होंगी इसको स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये नेचुरल है और इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो कम होती हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक वरदान साबित होने वाला है, ठीक है जी। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भारत का पहला अपनी तरह का प्लांट है जहां पे स्टीविया से स्वीटनर बनाया जाएगा, क्लियर। तो यहां हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। और हमारा आखिरी प्रश्न है, इस जिले में खजुंद झील का अनुमानित 2,75,00,000 रुपए के निवेश से बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है। खजुंद झील, ठीक है। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी कुल्लू या ऑप्शन डी चंबा। ठीक है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है और बजट इसके लिए रखा गया है 2,75,00,000। तो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है चंबा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि खजुंद झील जो है इसको खजुंद डल झील कहा जाता है, खजुंद डल झील, ठीक है। तो ये चंबा में है और इसको रेनोवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो 2.75। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि हिमाचल में सरकार की जो मैक्सिमम कमाई हो सकती है वो टूरिज्म द्वारा हो सकती है, ठीक है। अब चंबा में ही एक खजियार जगह है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और वहां पे काफी टूरिस्ट आते हैं। डन। अब यहाँ पे चंबा से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये खजुंद डल झील है, तो इसको डेवलप किया जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो यहां पे हमारे समाप्त होते हैं 20 प्रश्न। दोस्तों यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, आपको लगता हो कि काफी डिटेल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन क्लास की ऑप्शन भी चुन सकते हैं जहां पे हम हर एक, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा है पटवारी का, तो हर एक चीज को कवर करना और हर एक चीज को डिटेल में करना, ठीक है। तो वो हम ऑफलाइन क्लास में करते हैं। यदि आप हिमाचल के किसी अन्य जिले से हैं तो आप वीडियोस देखते रहिए
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना जरूर भेजें। और मेरी सभी को ये एडवाइस है कि आप कमेंट्स जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर विषय पर वीडियो बनाया जाए तो वी कैन डू दैट। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, और यहां जो सप्लीमेंट्री प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं तो आप उनका आंसर भी जरूर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।